गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बेटा अपन बात करें वेक्टर की, वाहक की। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये वाहक होता क्या है। वाहक या वेक्टर जो अपन कह रहे हैं किसमें से प्राप्त हो रहा है। अपन मुख्यतः हम कहेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाओं में एक अतिरिक्त एडिशनल डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एडिशनल अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जो खुद रेप्लिकेट होता है, मतलब स्वायत्त रूप से पुनरावर्त होता है, खुद रेप्लिकेट होके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और ये बैक्टीरियल कोशिका के अंदर जीवित रहने या वृद्धि करने के लिए उनके लिए कोई आवश्यक नहीं होते। तो ये बैक्टीरिया के लिए न तो वृद्धि के लिए जिम्मेदार है न उसके जीवित रहने के लिए जिम्मेदार है, ये तो केवल एक एडिशनल संरचना उसमें पाई जाती है। तो ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन कह रहे हैं कैसा वेक्टर होना चाहिए जो हमारे लिए अपन कह रहे हैं एक टेक्नोलॉजी के लिए उपयोगी साबित हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो हमें आसानी से मिल सके। ऐसा वेक्टर हमारे लिए जरूरी है जो हम इसमें प्रयोग ले सकते हैं, आसानी से पृथक किया जा सके। ऐसा वेक्टर जिसे हम आसानी से उस बैक्टीरिया कहें या जिससे भी जीव से पृथक कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। जो अधिक प्रकार के जीनों को जोड़ सकता है, देयर मस्ट बी, जो अधिक से अधिक जीनों को जोड़ सकता है और अगले जीव के अंदर ले जा सकता है, जीन ट्रांसफर में भी विशेष रूप से सहायक हो सकता है। आसानी से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सके। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब अपन उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो आसानी से प्रवेश कर सके, ऐसा वेक्टर हो तो और आसानी हो जाएगी। जिसकी वहन क्षमता अधिक हो, उसकी कैपेसिटी जो रहेगी वो भी अधिक केवी होनी चाहिए। जो मुख्य जीनोम में मॉडिफिकेशन नहीं करते हो, क्योंकि हम कहते हैं डीएनए में एक मुख्य डीएनए होता है और एक अपन और डीएनए जोड़ते हैं। दोनों जोड़ने से आरडीएनए का जब निर्माण होता है, पुनर्युगल डीएनए का निर्माण होता है। और उस पुनर्युगल डीएनए को एक इसमें अभी तस्वीर में पूछा गया था, काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं उसको। पुनर्युगल डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड नीट वगैरह में कई बार पूछा गया है। और इसलिए मुख्य जीनों में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ऐसा वेक्टर यदि इतनी गुणवत्ता रख रहा हो वो सबसे बेस्ट वाहक माना जाएगा। अब अपन कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से वाहक वेक्टर, जिसका एग्जांपल यदि हमें पढ़ना हो तो ध्यान दें, प्लाज्मिड है, पॉस्मिड है, सीडीएनए है, बैक्टीरियोफेज है, पास्मिड है, शटल वायरस है एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कृत्रिम गुणसूत्र है। ये सभी एक तरह से वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब इसके बाद अपन कह रहे हैं यहां पे ई कोलाई जीवाणु का जो प्लाज्मिड होता है, वाहक होता है, वो जंतुओं में वाहक के रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं। एनिमल्स के अंदर अपन कहें ई कोलाई के प्लाज्मिड का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में। फिर इसी तरीके से आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो जीवाणु होता है उसका होता है टी आई प्लाज्मिड। क्या नाम है? टी आई प्लाज्मिड। और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, जिसका होता है आर आई प्लाज्मिड। ये दोनों प्लाज्मिड है, एज वेक्टर है, वाहक है। ये कौन किसमें वेक्टर के रूप में प्रयोग होते हैं? ये प्लांट के अंदर प्रयोग होते हैं, पादपों के अंदर इनका उपयोग होता है वेक्टर के रूप में। फिर एक बात मेरा ध्यान रखिएगा कि हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया है, ये ज्यादातर हम कहते हैं डाइकोट द्विबीजपत्री
पादपों को अधिक संक्रमित करता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज। कैसा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम। नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं न कहीं दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। एक वांछित डीएनए होता है और एक वाहक डीएनए होता है। मैंने आपको पहले कहा डिजायर्ड डीएनए कहें, फॉर्जिन डीएनए कहें, तो वो डीएनए जिसको वांछित डीएनए कहते हैं और एक वेक्टर का जो डीएनए होता है, इन दोनों डीएनए को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। और इस डीएनए लाइगेज की इस क्रिया को एनेलिंग कहते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। फिर इस लाइगेज की खोज किसने की थी? मार्टिन गैलेट ने 1967 में की थी। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है कि मार्टिन गैलेट ने 1967 में किसकी खोज की थी? तो आंसर आ जाता है डीएनए लाइगेज की खोज की थी। और डीएनए लाइगेज एक तरह से हम कह रहे हैं दो अलग अलग डीएनए को जोड़ के आरडीएनए के निर्माण में भूमिका निभाता है। फिर नोट बनता है यहाँ पर एक कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जिसको हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ई कोलाई और जो टी फेज कहें या बैक्टीरियोफेज कहें, जिनसे इसको पृथक किया जाता है। ये क्वेश्चन भी देन मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से इस क्रियाविधि के लिए हमें एटीपी और एनएडी की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये मस्ट बी याद रखने योग्य क्वेश्चन है कि ई कोलाई और टी फ्लोर कहें या बैक्टीरियोफेज कहें, जिससे हमें एक तरह से किसको पृथक किया जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम को पृथक किया जाता है। और इस क्रियाविधि के लिए अपन कहते हैं एनएडी और एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने दो कलर में लिया है, एक आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में लिखा है वांछित डीएनए, डिजायर्ड डीएनए कहते हैं, और एक ब्लैक कलर के अंदर लिखा है वाहक डीएनए। दोनों अलग अलग है और ये एक तरह से लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ के एक डीएनए बनता है। पुनर्योगज डीएनए जो बनता है वाहक कहें रूप में ले जाते हैं इसको। ये एक तरह से किसकी प्रक्रिया? डीएनए लाइगेज की प्रक्रिया। इसके बाद में अगला आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कैसा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं इसको। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक सामान्य सी लैंग्वेज में कहें कि यह डीएनए एक तरह से यह एक एंजाइम पॉलीमरेज जो एंजाइम की बात कर रहे हैं कि ये एंजाइम डीएनए की रिपेयरिंग और मिसमैचिंग को दूर करता है। डीएनए के अंदर जहां भी दिक्कत आती है रिपेयरिंग की, मिसमैचिंग की, उस क्रिया को दूर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। या हम लैंग्वेज में कहें कि यह डीएनए रज्जु पर अनुप्रस्थ डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का क्या करता है? बहुलीकरण करने का क्या करता है? कार्य करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। और इसी के पाठ्यक्रम से हिसाब से हम कहें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है इसके साथ में कि डीएनए पॉलीमरेज एक तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन में भी सहायक होता है, डीएनए की प्रतिलिपियां बनाने में भी काम करता है। प्रतिलिपियां बनाने में भी सहायक होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज पहले था डीएनए लाइगेज, इसके बाद आता है लाइसोजाइम। क्या आता है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये भी क्या है? एंजाइम। नाम से पता चल गया है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम जैसे ही हम कह रहे हैं जीवाणु की कोशिका है, बैक्टीरिया सेल है, उस सेल की मान लीजिए ये सेल वॉल है, हमको इसमें से डीएनए प्राप्त करना है तो पहले हमको किसको तोड़ना पड़ेगा? सेल वॉल को। तो सेल वॉल को बोले तो इस कोशिका भित्ति को गलाने का जो कार्य करता है, उसको नष्ट करने का जो कार्य करता है,
वो कौन करता है, लाइसोजाइम। जिससे क्या होगा, जिससे डीएनए जो रहेगा इसके अंदर कौन रहेगा, डीएनए, जो आसानी से आइसोलेट हो जाएगा, या हम कहें आसानी से उसको क्या किया जा सकता है, विलगित किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसकी कोशिका भित्ति को गला के इसकी कोशिका से डीएनए को पृथक किया जा सकता है। यह काम कौन करता है, लाइसोजाइम। तो ये जान लीजिएगा, ये काम था किसका, लाइसोजाइम एंजाइम का। इसके बाद में क्वेश्चन आता है फॉस्फेटेज। नाम से पता चल रहा है फॉस्फेटेज के डीएनए से फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए से जो फॉस्फेट समूह रहते हैं उनको हटा देता है। इन डीएनए के ऊपर जितने भी फॉस्फेट समूह होता है, क्योंकि फॉस्फेट बंध से बनता है, उन समूह को यदि हटा देता है तो डीएनए का पुनः कुंडलन नहीं होता। डीएनए क्या आगे क्या नहीं हो सकता, पुनः कुंडलन नहीं हो सकता। जब डीएनए का पुनः कुंडलन नहीं होगा तो डीएनए हमेशा कैसा बनने लगेगा, एकल सूत्री बनने लगता है। यदि इसका पुनः कुंडलन होता तो ये यूं हो जाता, नहीं तो ये एकल सूत्री बनने में क्या होता है, सहायक होता है। बेटा अपन अगले स्टेज पे बात कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न पद, जिसमें सबसे पहले आते हैं वांछित डीएनए का चयन एवं पृथक्करण। सबसे पहले हमें डिजायर्ड डीएनए की जरूरत है, उसको आइसोलेट कीजिए, उसके बाद उसका पृथक्करण करना है। तो सबसे पहले जिस जंतु से हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है उसका क्या करना है, उसकी कोशिका भित्ति। तो हम कोई जीव लेते हैं जिसकी जो कोशिका भित्ति रहेगी, जो सेल वॉल रहेगी, इस सेल वॉल को ये कह रहा है कि लाइसोजाइम एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो सेल वॉल को गलाने का काम करता है, भित्ति को नष्ट करने का काम करता है। उसकी सहायता से हम आसानी से इसके अंदर जो डीएनए है उस डीएनए का क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका चयन करना है। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि आरएन से उपसारित करना। अब जो हमने डीएनए का जो सिलेक्शन किया है उस डीएनए को रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आरईएन द्वारा उसे छोटे छोटे खंडों में क्या कर देना है, विभाजित कर देना है। तो ये डीएनए का जो भी जाल है उसको छोटे छोटे हमने क्या किया, खंडों के अंदर उसको विभाजित कर दिया। तो ये कौन सा स्टेप था, दूसरा स्टेप था। ठीक है। तीसरा स्टेप कह रहा है क्लोनिंग वाहक का चयन करना। हमें अब वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको हटाते हैं अभी। तो हम सबसे पहले हम कह रहे हैं बेटा हमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेक्टर कौन सा होता है, वेक्टर वो होता है जो हमने पहले बताया, मैंने कहा सबसे अच्छे वेक्टर की क्या गुणवत्ता होती है, वो हम इससे पहले वाले स्टेप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमें वांछित डीएनए को पृथक्करण करने के पश्चात एक वाहक की आवश्यकता होती है, एक वेक्टर की आवश्यकता होती है जो वांछित जीन सहित परपोषी में प्रवेश करके अपने डीएनए की पुनरावृत्ति करे। हमें ऐसे वेक्टर की जरूरत है जो इस डिजायर्ड डीएनए को अपने अंदर लेके एक आरडीएनए का निर्माण करके फिर परपोषी देन होस्ट सेल में प्रवेश करके उसका रेप्लिकेशन करने का कार्य करे। ऐसे वेक्टर की हमें जरूरत होती है। जैसे हम एग्जांपल कहें तो आ जाता है प्लाज्मिड। एग्जांपल क्या जाता है, प्लाज्मिड। तो अब अपन कह रहे हैं, हमने ले लिया किसको, प्लाज्मिड को। अब मैं इस पेन का यूज करूंगा वेक्टर के लिए और ये डिजायर्ड डीएनए के लिए। अब अपन कह रहे हैं हमने कोई प्लाज्मिड ले लिया।
ये प्लाज्मिड कहाँ मिलेगा? मान लीजिए आप देखिए एक बैक्टीरिया की कोशिका है, ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है, सेल्स है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक तो इसका खुद का डीएनए मान लें, और ये अतिरिक्त एडिशनल एक डीएनए और पाया जाता है, इसी को ही कहा जाता है प्लाज्मिड। तो अब हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, किसकी? इस प्लाज्मिड की। तो मैं कहूं कि मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर है। अब अपन कह रहे हैं अपने पास में एक कौन सा हो गया? वांछित डीएनए, डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए या मैं इसको लिख दूं वांछित डीएनए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं आरएन से उपचारित करके, ठीक है ना। और एक इधर अपन कह रहे हैं इसको भी रेस्टिकेशन एंजाइम से कट करके अपन तैयार कर लेते हैं इसको। तो ये एक वेक्टर डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं ये एक वेक्टर डीएनए है। तो ये वेक्टर डीएनए है, ये अपने पास में कौन सा डीएनए है? ये वांछित डीएनए है, ठीक है। अब हमने एक तरह से वेक्टर का चयन कर लिया, हमारे पास डिजायर्ड डीएनए आ गया, हमने प्लाज्मिड का प्रयोग किया वेक्टर के रूप में। अगला आता है वांछित जीन का संयोजन, क्लोनिक वाहक में निवेशन। अब इसको एक तरह से जो ने वांछित जीन लिया है, डिजायर्ड डीएनए जो ने यहाँ से लिया है कि जिस जीव से हमें डीएनए प्राप्त करना था, उसकी कोशिका से जो डीएनए लिया है उसको हम डिजायर्ड वांछित जीन कहते हैं, टारगेट डीएनए कहते हैं, ओरिजिन डीएनए कहते हैं। ये डीएनए अब हमें इस वेक्टर डीएनए के साथ में क्या करना है? निवेशित करना है, जोड़ना है। तो सर्वप्रथम हम वाहक डीएनए, ये वाहक का डीएनए है, वांछित डीएनए, ये वांछित का डीएनए है, समान रेस्टिकेशन स्थल बनाए जाते हैं। इसके भी रेस्टिकेशन स्पेस बनेगा, इसका भी एक साइड बनेगी। फिर ये कह रहा है इन दोनों अलग अलग डीएनए को, इस डीएनए को और इस डीएनए को, जैसे मैं कहूं ये एक तरह से वेक्टर डीएनए है, इस डीएनए को और साथ में मैं कहूं ये टुकड़ा एक तरह से वांछित डीएनए का है। तो इन दोनों डीएनए को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है लाइगेज एंजाइम। आपको पहले भी ध्यान होगा कि लाइगेज एंजाइम का काम होता है दोनों डीएनए को जोड़ के एक आरडीएनए का निर्माण करना। तो अब अपन कह रहे हैं ये दोनों डीएनए लाइगेज की सहायता से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ने से मैं कह रहा हूं ये यहां जुड़ गया वांछित डीएनए, ये था प्लाज्मिड का या वेक्टर का डीएनए। ये दोनों जब जुड़ने से अब ये संरचना कहलाएगी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको कहते हैं पुनर्युगज डीएनए। अब ये तैयार हो गया अपने पुनर्युगज डीएनए। इसके बाद आता है कि इस पुनर्युगज डीएनए को हमें एक परपोषी कोशिका को सिलेक्ट करके उसके अंदर इसको गुणन के लिए भेजना है। अब अपन कह रहे हैं कि गुणन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः प्रयोग परपोषी के रूप में बैक्टीरिया की कोशिका का प्रयोग किया जाता है, और विशेष करके ये कह रहे हैं ई कोलाई। क्वेश्चन कई बार आता है ई कोलाई। तो ई कोलाई जीवाणु पुनर्युगज डीएनए का क्या करेगा? गुणन। कैसे? अब अपन कह रहे हैं
कि ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है, ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर इसका खुद का डीएनए है, लेकिन अब ये हमें इसके अंदर क्या करना पड़ा है, इंसर्ट करवाना। इसको आरडीएनए को इस बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर क्या करवाना है, प्रवेश करवाना है। जब ये बैक्टीरिया की कोशिका में प्रवेश करेगा, इंसर्ट हो जाएगा, तब अपन कहेंगे इसके अंदर फिर ये बैक्टीरिया अपनी कोशिका के अंदर जब ये आरडीएनए प्रवेश कर जाएगा तो इसका क्या करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा इस पुनरुल डीएनए का क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, गुणन करेगा, संख्या में वृद्धि करेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे इस कोशिका के अंदर ये निर्मित कर देगा। तो अब अपन कह रहे हैं ये बहुत सारे जब गुणन की प्रक्रिया के द्वारा बन जाएंगे, तब अगला स्टेप आता है कि जीन की पहचान एवं अन्य जीवों में स्थानांतरण। अब जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है, अपन इस वांछित जीन को इस वाहक के साथ जोड़ रहे थे, तो ये कह रहा है कि कई अवांछित उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब इसको जोड़ा जाता है तो इस वांछित के साथ में कई अवांछित उत्पाद भी होते हैं, वो इसके साथ में क्या है, जुड़ जाते हैं। तो हमें इनको तो अलग करना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए और परपोषी कोशिका में इस आरडीएनए का चयन के लिए हमें एक जीन की आवश्यकता होता है, मार्कर जीन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपोर्टर एंड मार्कर जीन का काफी पूछा जाता है। ये सब हो जाने के बाद में बहुत सारे रेप्लिकेशन होके जब ये डीएनए तैयार हो जाते हैं, तब हम इसे क्या करते हैं, जीवों में स्थानांतरण, जीवों में क्या कर देते हैं, स्थानांतरण। इन प्रतियों को सीधे वांछित जीन के प्रोटीन बनाने के लिए औद्योगिक इंडस्ट्रियल स्तर पे, औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। और इसे हम कह रहे हैं पादप है, जंतु है, इनमें स्थानांतरित भी किया जा सकता है। और इनमें स्थानांतरित करते हैं उसको प्लांट या एनिमल ट्रांसजेनिक कहते हैं, या अपन कहेंगे ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु कहेंगे, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। इसके बाद आती है जीन की अभिव्यक्ति। कि जो क्लोनिंग जीन हमने काम में लिया है उसको बैक्टीरिया बोले तो ई कोलाई से प्राप्त करके उसी किसी सूक्ष्म जीव या पादप या जंतु में निवेशित करवा के हम उनसे वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ई कोलाई से हुमुलिन या इंसुलिन का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये स्टेप था हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न स्टेप, इन आरडीएनए के निर्माण के विभिन्न पथ, और फिर हमें इसको किस तरीके से अगले जीवों में ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसजेनिक जंतु के अंदर इसको अलग अलग उत्पाद प्राप्त